तो प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें काफ़ी सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके थे। फिर भी एक बार फटाफट लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड में जब हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे पार्टिकल को फेंका था तो u cos थीटा और ये u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन जो था वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहा था, u cos थीटा तो थ्रू आउट कांस्टेंट था। वर्टिकल मोशन जो था वो ग्रेविटी उसको अफेक्ट कर रही थी, तो जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, इस पर सारा ग्रेविटी का असर रहेगा। धीरे धीरे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा पार्टिकल। ये सब बातें हम जान चुके थे। और टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब भी अपन डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल टॉप हाइट पे आता है, मैक्सिमम हाइट पे जब होता है यहाँ पर, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाता है। केवल और केवल क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो भी किसके बराबर होता है, u cos थीटा के बराबर। टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? कोई सी भी चीज़ निकालने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले ये सोचना पड़ता है कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करें या वर्टिकल मोशन को, ठीक है। उसके बाद आप सीधा सीधा इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ और हमें आंसर मिल जाएंगे। जैसे टाइम ऑफ लाइट की बात करें, टाइम ऑफ लाइट अगर मुझे निकालनी हो प्रोजेक्टाइल मोशन की, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, जब पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका तो ये ऐसे होते हुए पूरा वापस जब तक ग्राउंड पे नहीं गिर जाता, उस समय को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस वक्त आपने पत्थर को या ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया तब से लेके वो पूरी जर्नी के दौरान जब तक ग्राउंड पे नहीं गिर जाता, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। अगर मैं इसको t1 मानूँ, ग्राउंड से टॉप हाइट तक जाने का टाइम अगर मैं t1 मानूँ, तो टॉप हाइट से वापस ग्राउंड पे आने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी कि हमेशा बोल सकते हैं कि जो टोटल टाइम होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने वाले टाइम का डबल होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने वाले टाइम, जिसको हमने टाइम ऑफ एसेंट बोला था, उसको निकालने के लिए हमें पार्टिकल का कौन सा मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो जाहिर सी बात है, हम चाह रहे हैं कि पार्टिकल नीचे से और टॉप हाइट तक जब गया है वो वाला टाइम निकालना चाह रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उसका कौन सा मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, वर्टिकल। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन में हम क्या लगा देंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली, तो v बराबर u प्लस at। देखो, हम y डायरेक्शन में लगा रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम सब जगह ऐसे लिखेंगे vy, uy, ay और t1 समय तक हम लगा रहे हैं। और ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनके ऊपर अपन एक एक वेक्टर लगा देते हैं। जब पार्टिकल टॉप हाइट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी टॉप हाइट पे कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। ये चीज़ क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ वर्टिकल मोशन के अलोंग होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन को ही अफेक्ट करेगी। यानी कि हम ए वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, -g। नेगेटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ऊपर वाली मानी हुई है और ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -g और t की जगह t1। ये gt1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इट इज इक्वल टू u sin थीटा। यहाँ से मैं t1 निकाल सकता हूँ, तो t1 मेरे पास आ जाएगा u sin थीटा बाय g। ये क्या आया बच्चों, ये आया टाइम ऑफ एसेंट, ग्राउंड से टॉप हाइट तक जाने का टाइम। तो टॉप हाइट से यहाँ तक आने का टाइम भी उतना ही होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, यानी t इज इक्वल टू 2 u sin थीटा बाय g।
ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है। इसमें आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो टू तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यू साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? यू साइन थीटा पे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी पार्टिकल को, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उतना ज़्यादा टाइम लेगा पार्टिकल वापस ग्राउंड पे टकराने में। ओके, तो यू साइन थीटा पे डिपेंडेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रह जाएगी मेरी बात। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन पूरा कर लिया है। यहाँ पे आप फटाफट देखो, वापस से मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो अलग अलग कर दो, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल मोशन पर एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतनी सी 2-3 बातें आप याद रख लोगे तो प्रोजेक्टाइल आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है फटाफट लिख लो। चलिए बच्चों, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें थी? इसमें हमें एक मैक्सिमम हाइट निकालनी थी और एक रेंज निकालना था। तो अब मैक्सिमम हाइट पे देखते हैं, मैक्सिमम हाइट को कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। सिचुएशन वही है, देखो मैक्सिमम हाइट पर कब होगा पार्टिकल? आंसर है जब वो उसकी टॉप पोजीशन पे होगा और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिर्फ यही ऐसी लोकेशन है जहाँ पर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एच मैक्स पे आ चुका है। अब वही बात हमें सोचनी है कि अगर हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? क्या हॉरिजॉन्टल से मैं एच मैक्स निकाल पाऊंगा कभी? आंसर है नो। तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अगेन वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो हम वापस से वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे प्यारे बच्चों। तो वर्टिकल मोशन को कंसिडर करते हुए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है, दैट्स इट। यहाँ पर मैं अगर थर्ड इक्वेशन लगाऊँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो इससे काम बन जाएगा। कौन से मोशन के लिए लगा रहे हैं? y वाले मोशन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं vy² uy ay और sy। ठीक है, तो एट टॉप हाइट या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना हो जाएगा? आंसर है 0। ए वाई किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन तो नेगेटिव जी के बराबर है, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ए वाई की जगह हम माइनस जी लिख सकते हैं। एस वाई कितना होगा? एस वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तो मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एच मैक्स। तो एस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एच मैक्स। अब इन चीज़ों को मुझे इस इक्वेशन के अंदर रख देनी, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो वी वाई 0 है तो यहाँ पे लिख दिया 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई कितना है? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, 0 स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए की जगह माइनस जी और इसकी जगह एच मैक्स। हमें निकालना क्या है? एच मैक्स। तो एच मैक्स कैसे निकालेंगे? देखो एच मैक्स के लिए देखो ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स। 0 तो गया, ठीक है, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल और 2g को हम इसके नीचे ले आते हैं। तो एच मैक्स हमारे पास कितना आ गया?
एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। एक ही बात है, चाहे ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, तो आंसर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि जो मैक्सिमम हाइट है बेटा वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, यू साइन थीटा पे, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट है। यानी पार्टिकल ग्राउंड से कितना ऊपर उठेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी y डायरेक्शन में या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है। जितना ज़्यादा u साइन थीटा होगा उतना ज़्यादा ऊपर तक पार्टिकल जाएगा, और u साइन थीटा पूरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम धीरे धीरे u को कांस्टेंट रख के थीटा बढ़ाते जाएं तो हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अगर u कांस्टेंट कर दूं, मैं u कांस्टेंट कर दूं तो अलग अलग थीटा लूं तो कौन से थीटा पर मैक्सिमम जाएगा पार्टिकल, आंसर है जो थीटा सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला होगा उस पर हाइट मैक्सिमम भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एच मैक्स का डेरिवेशन हो चुका है। वापस से मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकल मोशन कंसीडर करा यहाँ से लेके यहाँ तक, और थर्ड इक्वेशन मैंने इस्तेमाल इसके अंदर कर दी और मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। लिख लो फटाफट। ओके बच्चों, तो ये हमने एच मैक्स का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब रेंज पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो रेंज के लिए क्या करना होगा, वही पहले सोचना होगा हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं या वर्टिकल। तो रेंज का मतलब क्या था, रेंज का मतलब ये था कि जब पत्थर को हमने यहाँ से फेंका, वो जब यहाँ गिरा तो ये दूरी को रेंज बोला था हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन उसको हमने बोला था रेंज। अब रेंज के लिए वापस से हमें सोचना पड़ेगा कौन सा मोशन इसका कंसिडर करें, वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल करें। तो आई थिंक आप सोच लिया होगा आप लोगों ने, हमें हॉरिजॉन्टल मोशन देखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अंडरस्टूड है, हमें इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करके हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएं, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहे हैं और हम इसमें लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम एस एक्स यू एक्स ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, जब पत्थर गिरेगा तो कितना चल चुका होगा पत्थर, तो आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर चल चुका होगा। जब यहाँ से पत्थर यहाँ गिरेगा, ये जो जर्नी में उसने समय लिया उसको हम क्या बोलते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इस सिचुएशन में इन पे वेक्टर लगा देते हैं। इस सिचुएशन में एस एक्स तो हमारा रेंज के बराबर हो जाएगा। एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो तो रेंज के बराबर हो जाएगी। यू एक्स हमें पता है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। ठीक है, और ए एक्स होता है 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता पार्टिकल का। यहीं से तो हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी। तो इन चीज़ों को अगर हम ऊपर सेकंड इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा। एस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर। आर बराबर यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ पर टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल टी लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 और टी का स्क्वायर। यहाँ पर टी क्या डिनोट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही सोल्व कर सकते हैं, हमने कर लिया है पहले ही, 2u sin थीटा बाय जी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखो रेंज का फॉर्मूला निकल के आया 2u स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। देखो मैंने आपको जब बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी तो उसमें आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ये मैथ्स की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को फिट कर सकते हैं। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, साइन 2 थीटा। यानी हमारे रेंज का जो फॉर्मूला है सिंपलेस्ट वे में क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला भी निकल के आ गया। देखो कितना आसान लग रहा है सब कुछ। हमें एक्स डायरेक्शन कंसिडर करनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर करनी है, उसमें सेकंड इक्वेशन लगानी है। यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स 0, यह आंसर आ गया। ये मैथ्स की आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला रेंज का भी, ठीक है। अब इस पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो आप देखो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी तो कांस्टेंट है। अगर यू को भी कांस्टेंट कर दें हम, एक फिक्स वेलोसिटी से पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे फेंकें, एक फिक्स स्पीड से अलग अलग एंगल पे फेंकें, तो किस एंगल पर रेंज सबसे ज़्यादा आएगी। तो आंसर है देखो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी कि वो कब होगी, साइन 2 थीटा या साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, वो कब होगा, जब 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है। यानी अगर ये 2 थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो फिर ये रेंज होगी मैक्सिमम। तो थीटा कितना हो जाएगा 90/2, दैट इज 45 डिग्री। यानी कि प्यारे बच्चों बात को समझो, अगर हम प्रोजेक्टाइल को, अगर हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना के फेंकें तो हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, क्योंकि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पर आती है। इसका मतलब आप डायग्राम को समझें थोड़ा सा। अगर एक फिक्स वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट स्पीड से मैं कुछ पार्टिकल फेंकूं, ये मैंने फेंका 30 डिग्री पे, ये मैंने फेंका 45 पे, और ये मैंने फेंका 90 पे, सॉरी 60 पे। 3 पार्टिकल हैं, सेम स्पीड तीनों की सेम है। मान लो 40 मीटर पर सेकंड से हमने तीनों को फेंका, एक 30, एक 60 और एक 30, एक 45 और एक 60। तो 30 वाला अगर यहाँ जाके गिरा तो 45 वाला डेफिनेटली इससे ज़्यादा आगे गिरेगा। इनफैक्ट ये तो मैक्सिमम जाके गिरेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। बात मेरी यही समझ में। और 60 वाला इससे ज़रूर कम पे जाएगा, ठीक है। 60 वाले की हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन रेंज की अगर बात करें हम तो ये 45 डिग्री वाला जो हमने पत्थर फेंका था वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। मेरी बात समझ में आई। और ये 60 वाला हाइट ज़्यादा ले लेगा और ऐसे आ जाएगा। तो ये जो था 45 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा दूर, 30 और ये 60 वाला। हाइट की बात करें अपन तो हाइट मैंने आपको बताया था, हाइट डिपेंड करेगा थीटा पे। तो देखो साइन 30, ये साइन 45, ये साइन 60। साइन 60 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन जाएगा, 60 वाला। 45 वाला सेकंड नंबर पे रहेगा और 30 वाला लास्ट पे रहेगा। मेरी बात समझ में आई। रेंज की अगर बात करें हम तो 45 डिग्री वाला पत्थर जो है वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, और 30 और 60 वाले जो स्टोन थे वो सेम लोकेशन पर आके गिरेंगे। क्यों, एक चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताऊंगा। थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दो ऐसे एंगल हैं जिस पर रेंज आपकी सेम आती है। रेंज क्या आती है बच्चों, सेम। यानी कि अगर थीटा 30 लिया मैंने
तो 30 और 90 माइनस 30 मतलब 60, यानी 30 और 60 डिग्री पर रेंज जो है वो सेम आएगी। और मैक्सिमम रेंज किस पे मिलेगी हमें? 45 डिग्री पे मिलेगी। तो ऐसे जो 3 पत्थर अगर आप फेंकोगे सेम स्पीड से तो आपको कहानी समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा दूर कौन जाएगा? 45 वाला। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप लोगों ने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो वगैरह देखा होगा। तो कोशिश, जेवलिन थ्रो होता है ना, जेवलिन लेके एक एथलीट भागता है और फिर वो जब जेवलिन को फेंकता है तो उसको मैक्सिमम रेंज अगर अटेंड करनी है, जाहिर सी बात है जब सबसे ज़्यादा दूर जाके जेवलिन गिरेगा तब ही विनर कहलाएगा। तो कोशिश क्या होती है कि जो जेवलिन थ्रो में जो एथलीट होता है वो कोशिश ये करता है कि ग्राउंड से लगभग 45 डिग्री के एंगल पे वो जेवलिन को प्रोजेक्ट करता है ताकि रेंज जो है वो क्या आ जाए? मैक्सिमम। आप भी अगर कोई स्टोन फेंको या कोई बॉल को फेंको तो आप कोशिश ये करो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, इससे 45 डिग्री के लगभग आप अगर ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। और हाइट के लिए तो थीटा रिस्पॉन्सिबल है, जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी ज़्यादा हाइट पे पार्टिकल जाएगा। और रेंज थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे सेम आती है। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, आप लिख लो चाहो तो। अब हम ये देख लेते हैं कि क्यों रेंज इन दो एंगल पे सेम आती है। तो इसके पीछे थोड़ी सी मैथ्स छुपी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे हम तो हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात कि हाँ रेंज सेम आएगी। तो चाहो तो आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हो। देखो अगर पार्टिकल को हमने थीटा डिग्री पे फेंका, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के, तो रेंज कितनी मिलेगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये r1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका हमने तो ये रेंज मिली r1। अब मैंने दूसरे पत्थर को 90 माइनस थीटा पे फेंका तो मुझे रेंज मिली r2। वो कितनी होगी? देखो u स्क्वायर, u सेम रखा, साइन 2, अब की बार थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2 अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो r2 कितना हो जाएगा? देखो u स्क्वायर साइन 2 अंदर चला जाएगा तो 90 इंटू 2 बेटा हो गया 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए यहाँ पे। देखो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा के इक्विवेलेंट ही होता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा भी किसके बराबर होगा? साइन 2 थीटा के बराबर होगा, यानी r2 कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आप ध्यान से देखो ये तो r1 के बराबर ही आ गया, यानी कि हम मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल को थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज आपको दोनों सिचुएशन में सेम मिलेगी। यानी आप 30 पे फेंको या 60 पे फेंको, पार्टिकल की रेंज आपको दोनों एक ही जगह पे जाके गिरेंगे। हाँ, दोनों की हाइट अलग अलग होगी, वो अलग बात है। 30 वाला कम हाइट पे जाएगा, 60 वाला ज़्यादा हाइट पे जाएगा। देखो ऐसे 30 वाला ऐसे गिरा, ये 30 डिग्री के एंगल पे, 60 वाला इससे ऊंचा रहेगा लेकिन गिरेगा यहीं पे, ये 60 डिग्री वाला। ये सिचुएशन रहेगी, दोनों का एच मैक्स जो है वो अलग अलग होगा। एनीवेज, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट में अंतर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा ज़्यादा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। यानी ये जो 60 डिग्री वाला जो पत्थर हमने फेंका था ये ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा लेकिन गिरेगा यहीं पे। 30 डिग्री वाला कम समय तक रहेगा लेकिन गिरेगा यहीं पे। 60 वाला ज़्यादा हाइट पे जाएगा, 30 वाला कम हाइट पे जाएगा। 60 वाला ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा, 30 वाला कम समय तक हवा में रहेगा। ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको होनी चाहिए यहाँ तक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, बट आप पहले इतना लिख लो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में और बहुत सारी बातें हैं बेटा जो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।